फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको टैक्स सेव करने का एक बेहतरीन तरीका बताने वाली हूँ जो मुझे लगता है, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट इन ELSS फंड्स। सो दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स फंड्स। ओके, नाउ मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट वे है टू इन्वेस्ट एंड टेक टैक्स बेनिफिट ऑल्सो। फर्दर इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एंड टू एंड ELSS के बारे में, लाइक क्या प्रोविजंस हैं, क्या फीचर्स हैं वगैरह वगैरह। एंड ऑल्सो मैं एक ELSS चूज करने से पहले क्या पैरामीटर्स चेक करती हूँ जो आप भी देख सकते हो नेक्स्ट टाइम जब आप एक ELSS चूज कर रहे हैं। तो इसके लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज एंड में मैं आपको वो वेबसाइट्स भी बताऊंगी जिसके अंदर आप ये एनालिसिस कर सकते हो। So before we start with our today's video, if you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel. Also, if you like the content of this video, don't forget to give it a thumbs up. तो चलिए start करते हैं ELSS related videos. So now the first question is, what is ELSS? ELSS होता क्या है? It is equity linked saving scheme. So it is a kind of scheme which helps in tax saving and the scheme invest in equity related instruments. Okay, तो एक म्यूचुअल फंड जो इक्विटी बेस्ड है, मतलब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि 100% उसका इक्विटी में इन्वेस्टेड है। यूजुअली देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द चंक लाइक 65% के अराउंड या उससे प्लस जो होता है वो इक्विटी में होता है, एंड कुछ वो डेट में रखते हैं, कुछ कैश में रखते हैं। तो यूजुअली उनका पोर्टफोलियो ऐसा दिखता है। ओके, तो ये एक आइडियल पोर्टफोलियो है एक ELSS के लिए, जहां पे मेजर चंक होता है इक्विटी में, फिर थोड़ा डेट में, थोड़ा कैश में। ओके, तो ये एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है जो टैक्स सेविंग के लिए हेल्प करती है ना। प्रोविजन एक्चुअली क्या है? अंडर सेक्शन 80C जो इनकम टैक्स एक्ट का है, उसके तहत आप 1,50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हो अगर आप किसी ELSS में इन्वेस्ट करते हो ड्यूरिंग द ईयर। ओके, लेकिन उसकी एक क्राइटेरिया है, एंड वो ये है कि आपको 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड अडेयर करना पड़ेगा। इन द सेंस, अगर आप इस ईयर में आप किसी ELSS में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 साल तक उसको लॉक इन रखना पड़ेगा, एंड 3 साल बाद आप वो फंड बाद में लिक्विडेट कर सकते हो। सो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज 3 इयर्स लॉक इन पीरियड, 3 इयर्स का ये जो लॉक इन पीरियड है ना, ये लोएस्ट है इन 80C रेजिम। तो इस वे में मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि जो पर्सन जिसको जैसे आप PPF में इन्वेस्ट कर दो या FD में डालो, अगर आप 80C के पर्पज से डाल रहे हो तो हर जगह पे लॉक इन पीरियड लंबा है एज कंपेयर टू ELSS। तो ELSS में शॉर्ट लॉक इन पीरियड होने की वजह से ये फायदा मिलता है कि फ्यूचर में अगर समझो आज से 3 साल बाद कोई आपको मोटा खर्चा दिख रहा है तो आप अपना फंड वापस से यूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। हालांकि ये ध्यान रखने की बात है कि इसके जो रिटर्न्स होते हैं ये टैक्सेबल होते हैं, लाइक द वे अदर म्यूचुअल फंड्स आर टैक्स्ड, बट इनिशियली आपको फॉर द 3 इयर्स पीरियड टैक्स बेनिफिट तो इन पे मिलता है। इनके रिटर्न्स या इनकी इनकम पे आपको कैपिटल गेन का असेसमेंट जरूर होगा, एंड आपको उसके ऊपर अकॉर्डिंगली टैक्स प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अगर आपको नहीं पता है कि क्या टैक्स एप्लीकेबिलिटी है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम पे या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे जो कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, तो मैं आपको वीडियो आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जहां पे मैंने डिटेल में टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया है। तो प्लीज उसे जरूर देखिए, तो आपको आइडिया पड़ जाएगा कि कितनी टैक्स एप्लीकेबिलिटी होगी आपकी ELSS पे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटी कि ELSS क्या है, कितना लॉक इन पीरियड है, प्लस कितना टैक्स बेनिफिट है। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन लंप सम या फिर SIP। अगर आपको ELSS में पैसा डालना ही है तो जैसे PPF में कैसे करते हैं, हम साल में एक बार डाल देते हैं, ईयर के एंड में यूजुअली लोग ऐसे ही करते हैं, तो 1.5 लाख रुपए एक साथ डाल देते। तो ELSS में क्या ट्रिक फॉलो करनी चाहिए? तो एज सच हाउएवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू इट, बट पर्सनली मुझे क्या लगता है कि लमसम जो अमाउंट होता है ना, वो आपको तभी डालना चाहिए जब मार्केट में थोड़ा बेयरिश ट्रेंड चल रहा हो। ओके, अगर मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो इट इज बेटर कि आप SIPs करें, ताकि आपकी कॉस्ट एवरेज आउट हो। कभी कॉस्ट ज्यादा लग जाए तो कभी कम लग जाए, तो इस SIP के थ्रू ये एवरेज आउट हो जाएगा, एंड नेट आपको एक रीजनेबल प्राइस पे अपने फंड्स मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर बेरिश ट्रेंड में है तो लमसम के पैसे हैं तो वैसे इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, और बुलिश के ट्रेंड में है तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि SIP करें। ओके, ना कुछ ऐसी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है, आई मीन कीप इन माइंड ऑल दोस थिंग कि ये तो होने के चांसेस हैं, मतलब इस माइंडसेट के साथ आप आगे चलेंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ ऐसी बातें जो आपको दिमाग में रखनी है व्हाइल यू आर डूइंग ELSS।
फर्स्ट थिंग इज कि टाइम पीरियड फॉर विच यू आर इन्वेस्टेड। देखिए 3 साल का लॉकिंग पीरियड तो है ईएलएसएस में, ओके, लेकिन अगेन हमें ये चीज देखनी चाहिए कि हम किसी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, लाइक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर दैट मैटर। एंड जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें हमेशा थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम लेना चाहिए ताकि हम हमारी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने की भी अपॉर्चुनिटी दें, प्लस कोई डाउन टर्न अगर आ गया है इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग दैट टाइम तो वापस से वो अप टर्न की तरफ मूव करें एंड आपको रिटर्न दे। तो ये टाइम फ्रेम आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को देना होगा। तो इस माइंडसेट के साथ चलिए कि अगर आपको कुछ ढंग के रिटर्न्स देखने हैं अपने पोर्टफोलियो में तो आपको टाइम फ्रेम 3 इयर्स इज लिटिल लेस इफ यू आस्क मी। तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा देने की कोशिश करिए ताकि आप उसके बेनिफिट्स एक्चुअली में देख सकें। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ के रिटर्न्स थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एटीसी ऑप्शंस, ओके, बट अगर ये रिटर्न्स अट्रैक्टिव है तो यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि पास्ट में आपने ईएलएसएस के कोई फंड में कोई पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ रिटर्न देख लिया तो वो रेप्लिकेट ही होगा। देखिए अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 इयर्स के लॉक इन के साथ या फिर आप पीपीएफ में डाल रहे हैं पैसे, तो आपको पता है कि आपको 8% 6% जो भी रेट चल रही है ना उस रेट के हिसाब से पैसे मिलेंगे, लाइक इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट मिलेगा या आपका मनी ग्रो होगा। लेकिन आप जब ईएलएसएस में करते हैं ना तो इन सब चीजों की कोई गारंटी नहीं है। देयर इज नो गारंटर हु विल टेल यू कि मैं आपको इतना तो दे ही दूंगा आपके फंड्स पे, ठीक है। यू नेवर नो कि 3 साल बाद अगर समझो कोई एक डाउन हिट किया है तो हो सकता है उसको रिकवर करने में इतना टाइम लग जाए कि आपकी कैपिटल अभी तक जो आपने इन्वेस्ट करी है उसके ऊपर आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा हो, लाइक एफडी जितना रिटर्न भी नहीं मिल रहा हो, ये भी चांसेस है, ठीक है। तो कोई गारंटी नहीं है आपके रिटर्न्स में, तो ये रिस्क हमेशा माइंड में रखिए बिकॉज इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रही है आपकी, ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है ये, राइट। तो इक्विटी में इन्वेस्ट हो रही है और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है। यहाँ पे मेजर चंक आपका इक्विटी में जा रहा है, लाइक 65% प्लस, एंड थोड़ा बहुत ही डेट में है जो कि सिक्योर्ड वैसे तो है लेकिन उस पर भी इंटरेस्ट रेट रिस्क या क्रेडिट रिस्क हमेशा रहता है, ठीक है। तो यू नेवर नो, अगर गलती से भी वहां पे भी डिफॉल्ट हुआ तो वो पैसा भी डूबने का चांस होता है। तो यहाँ पे रिस्क तो कंपैरेटिवली ज्यादा है, पर चांसेस है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहें अपने फंड्स में तो आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, ओके, बट ये सब प्रोबेबिलिटी का खेल है, इसके अंदर कुछ भी एक्चुअली में क्या होगा आज से 15 साल बाद या 10 साल बाद या 5 साल बाद कोई नहीं बता सकता यार। अगले 1 मिनट में क्या होगा वो भी कोई नहीं बता सकता, राइट। तो वैसे ही आगे के टाइम फ्रेम में भी कोई कुछ नहीं बता सकता है, बट इंश्योर कीजिए कि एक लंबा टाइम फ्रेम आप दें अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए, तो चांसेस है कि आप एक अच्छा रिटर्न लेके जा सकते हैं। इनफैक्ट अच्छा रिटर्न इन द सेंस कि एफडी से भी बेटर, प्लस पीपीएफ से भी बेटर, एनएससी से भी बेटर। तो इन सब इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में चांसेस है कि ये वाला रिटर्न काफी अच्छा हो, काफी फिनोमिनल हो, बट रिस्क है गाइस, आई मीन यू मस्ट एडमिट दिस थिंग, ओके। तो पहला हमने देखा कि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहिए इसके अंदर तो थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। दूसरा हमने देखा कि रिस्क भी हाई है तो रिटर्न के चांसेस भी हाई है इस केस में। तीसरा ये है कि माइंडसेट बना लीजिए कि यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है तो 3 साल तक इन पैसों को हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो ये माइंडसेट्स आपके दिमाग में होने चाहिए बिफोर यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर एनी ईएलएसएस। बाकी तो फीचर्स आपको पता ही है, जैसे कि 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा, मेजॉरिटी चंक इक्विटी में इन्वेस्टेड होता है और 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, प्री मेच्योर एग्जिट के चांसेस नहीं है, और आपकी कोई 1,50,000 तक का टैक्स बेनिफिट रहता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप साल में सिर्फ 1,50,000 ही डाल सकते हो, आप उससे ज्यादा भी डाल सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे एसआईपी अगर आप स्टार्ट करते हो तो कुछ फंड हाउसेज या कुछ एएमसी 1,000 रुपीज रखते हैं, कुछ 500 रुपीज रखते हैं, तो ऐसे सबका अलग अलग है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपना एसआईपी चालू कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स थे ईएलएसएस से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं कि ईएलएसएस रिलेटेड बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या है ईएलएसएस यूज करने के। तो पहला तो यही है कि शॉर्ट लॉक इन पीरियड है, सेकेंड ये है कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, थर्ड ये है कि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स होते हैं, ओके। तो आपको एक प्रोफेशनल सर्विस मिल जाती है इन अ वे हु विल इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ इन वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विटीज, राइट। तो एक वो एडवांटेज भी है। नेक्स्ट है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है अपने पोर्टफोलियो में अगर आप ये वाला फंड भी ऐड करते हैं तो, एज कम्पेयर टू वॉट एवर अदर स्टॉक्स और गोल्ड यू आर हैविंग। तो ये फंड एक डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट कर सकता है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में। और उसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट मुझे लगता है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन क्रिएट हो जाती है, बिकॉज आप इसमें एसआईपी करते हैं कंटिन्यूअस एवरी मंथ ऑन मंथ। तो इससे क्या होता है कि आपकी कोई हैबिट में आ जाता है कि आप पैसे बचाएंगे उसमें।
तो ये भी एक एडवांटेज है अगर आप ELSS में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अब फीचर्स और एडवांटेजेस तो पता चल गए। अब अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? आप ऑनलाइन भी कर सकते हो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के चैनल के थ्रू या AMC की वेबसाइट पे, या फिर आप ऑफलाइन भी AMC को फॉर्म भर के दे सकते हो और ELSS अपना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेक्शन कि आपको अगर कोई फंड एनालाइज करना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग जो मैं देखती हूँ वो ये है कि फंड ज़्यादा नया नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री होनी चाहिए। आई नो कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, बट एटलीस्ट वो कुछ आइडिया तो देता है कि कैटेगरी के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है या बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। तो मैं ये जरूर देखती हूँ कि फंड की कुछ तो हिस्ट्री हो चेक करने लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि रिटर्न कितना दे रहा है भाई, मतलब अगर बेंचमार्क ये है, अगर कैटेगरी एवरेज ये है, तो फंड की रिटर्न की लाइन कहाँ जा रही है। ऐसा तो नहीं है हमेशा लोएस्ट परफॉर्मिंग रहा है कि क्या, आई मीन आई वांट टू सी दैट ग्राफ के पिक्टोरियली कैसा लग रहा है फंड का परफॉर्मेंस। तो सेकेंड चीज है आफ्टर सीइंग दैट ये फंड नया नहीं है एकदम ज्यादा, मतलब इसकी अच्छी खासी हिस्ट्री है। सेकेंड चीज जो मैं ये देखती हूँ कि फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। थर्ड थिंग मैं ये देखती हूँ कि एक्सपेंस रेशियो कितना रहा है, बिकॉज मेरी नेट इनकम जो मुझे उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली है वो एक्सपेंस रेशियो पे भी डिपेंड करती है, बिकॉज हायर द एक्सपेंस रेशियो लेस विल बी माई रिटर्न। तो मैं चेक करती हूँ कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। एंड जो लास्ट चीज मैं कोई पर्टिकुलर फंड में देखती हूँ वो है उसके वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियोज, लाइक व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फंड, व्हाट इज अल्फा ऑफ द फंड, व्हाट इज शार्पे रेशियो ऑफ द फंड, व्हाट इज बीटा ऑफ द फंड, व्हाट इज सॉर्टिनो रेशियो ऑफ द फंड। तो मैं कुछ टाइप के रेशियोज देखती हूँ, बिकॉज हर रेशियो एक अलग कहानी कहता है। तो हम जरूर देखेंगे किसी और वीडियो में कि इन डिटेल के ये रेशियोज क्या होते हैं और इनको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है बेसिकली। तो मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज बनाऊंगी, तो उसके अंदर मैं जरूर कवर करूंगी कि ये पॉइंटर्स में क्या क्या देखना चाहिए, ये जो रेशियोज होते हैं क्या डिपिक्ट करते हैं, तो वगैरह वगैरह। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि कुछ रेशियोज होते हैं जो हमें देखने चाहिए अगर हमें जानना है कि फंड में कितना रिस्क है, कितना रिटर्न का चांसेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये 4 चीजें मैं जरूर देखती हूँ, फंड की हिस्ट्री, फंड का रिटर्न, TER that is total expense ratio and various other ratios relating to the fund. Okay, now मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको ये दिखाऊंगी कि कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाके आप ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। बट बिफोर दैट मुझे कुछ आपको टिप्स देनी है, बिकॉज आपने एंड तक मेरा वीडियो देखा है तो ऑफकोर्स यू डिजर्व सम टिप्स व्हेन यू आर बाइंग एनी पर्टिकुलर ELSS। तो मैं आपको कोई ELSS का नाम नहीं दे रही हूँ कि इसमें इन्वेस्ट कीजिए, बट जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिए, यही मैं कह सकती हूँ। ओके, तो फर्स्ट थिंग उसमें ये है कि अर्लियर द बेटर, दिस ऑलवेज होल्ड्स गुड गाइज व्हेन यू आर डूइंग एनी इन्वेस्टिंग, बिकॉज ज्यादा टाइम तक अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहोगे तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी ज्यादा उठा पाओगे। तो ट्राई कीजिए कि आप अभी जिस भी एज में हैं और आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है एंड आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल वेट मत कीजिए एंड अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिए, बिकॉज उससे आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं एंड आपकी फिनोमिनल ग्रोथ इन वेल्थ हो सकती है ओनली इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज इट्स नेवर टू लेट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अरे यार मैं तो 40 का हो गया, मैं 45 का हो गया, तो मतलब क्या मैं इन्वेस्ट अब करूं, कुछ मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा। नहीं, हमेशा जो टाइम रहता है वो सही टाइम ही रहता है। तो प्लीज जब भी यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग, जस्ट इन्वेस्ट इट, डोंट गिव टू मच थॉट के मतलब अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब करना चाहिए, कब करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ओके, नाउ द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू टेल इज कि अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब ठीक है अप्स एंड डाउन्स एक फंड में होते हैं पर ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली नीचे चल रहा है, तो अगर ऐसा नहीं है ना तो बार बार स्विच मत करिए अपना फंड, उस फंड को ग्रो करने का टाइम दीजिए। ओके, फोर्थ थिंग ये है कि अगर आपको है ना कंसिस्टेंट इनकम नहीं चाहिए, लाइक मंथली या पीरियोडिक इनकम नहीं चाहिए उसमें से, अगर आप वेल्थ क्रिएट करने के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गो फॉर ग्रोथ ऑप्शन प्लान, बिकॉज उसमें वेल्थ ज्यादा अच्छी क्रिएट होती है, बिकॉज उसमें आपके जो रिटर्न्स होते हैं लाइक डिविडेंड वगैरह वो भी री इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो आपका मनी ज्यादा ग्रो कर पाता है। तो ग्रोथ प्लान ऑप्ट करिए अगर आपको पीरियोडिक इनकम की जरूरत नहीं है तो। एंड द फिफ्थ थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट इज
कि अगर है ना आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट ही करना है तो ऐसा नहीं 5-6 टाइप के ईएलएसएस ले लिए और सब में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। कोई पिक कीजिए अपने 2-3 स्पेसिफिक, मतलब 2-3 में मैं ज्यादा के एंड पे बोल रही हूँ, मैं खुद अभी सिर्फ एक में ही इन्वेस्टेड हूँ, तो आप चूज कर लीजिए आपको ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं एक पे रिलाई नहीं कर सकते कंप्लीटली तो 1-2 या 3 मैक्सिमम, ऐसा नहीं है 5-6 ले लिए और ऐड कर लिए अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज ज्यादा आप ऐड करोगे तो आपको मैनेज करने में उतनी ही डिफिकल्टी होगी। तो इन 5 बातों का खास ध्यान रखिए जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। So now after this, let's see one example. Okay, please consider that as an example only. That is not a recommendation to buy. मैं किसी को नहीं कह रही हूँ कि वो पर्टिकुलर फंड आप जाके ले लीजिए। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज के कैसे मैं एक पर्टिकुलर ELSS को एनालाइज करती हूँ, मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ, सो दैट इट कैन हेल्प यू आउट इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एन ELSS. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. नाउ यहाँ पे मैंने एक ELSS ऑलरेडी खोल रखा है, दैट इज निपॉन इंडिया टैक्स सेवर. नाउ बिफोर दिस ELSS, अगेन ये साइट जो है ये रूपी वेस्ट है. तो देर आर 3-4 साइट्स विच आई ऑलवेज गो टू व्हेन आई वांट टू इन्वेस्ट इन एनी म्यूचुअल फंड. तो एक रूपी वेस्ट है, वैसे ही एक और है जो है वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, एंड थर्ड जो है वो मॉर्निंग स्टार. तो इन 3 वेबसाइट्स पे मुझे काफ़ी डेटा फ्री में मिल जाता है जो मुझे चाहिए एनालाइज करने के लिए. सो यू गाइस कैन ऑल्सो ट्राई. मैं इनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो दैट यू कैन डू योर एनालिसिस लेटर फॉर योर फंड्स. ओके, नाउ इसमें मैंने सर्च कर लिया एक टैक्स सेवर फंड, दैट इज निपॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड. ओके, नाउ इसके अंदर वेरियस डिटेल्स ऑफ दिस फंड दी हुई है. तो मैं मोस्टली जब भी कोई फंड एनालाइज करती हूँ तो जाके देखती हूँ कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है. ओके, 1.82% इसका एक्सपेंस रेशियो है. नाउ ये हाई है कि लो है ये भी हम देखेंगे पीयर्स के साथ जब इसका कंपैरिजन होगा तो. बट यहाँ पे आपको ये डिटेल जरूर मिल रही है कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, प्लस ये फंड कितना पुराना है. तो यहाँ पे इंसेप्शन डेट में आप देख सकते हैं कि आपको एक अच्छी खासी हिस्ट्री देखने मिल जाएगी इस फंड की. ओके, तो ये आप देख सकते हैं इंसेप्शन डेट के थ्रू. एंड देन आपका लॉक इन पीरियड कितना 3 इयर्स है जो कि क्लियर है सबको. एंड रिटर्न सिंस इंसेप्शन कितना रहा है इस पर्टिकुलर फंड के लिए. ओके, ये मिनिमम अमाउंट है, या लमसम भी अगर आपको करना है तो मिनिमम लमसम में भी 500 रुपीज आपको डालने ही पड़ेंगे. ओके, नाउ थोड़ा सा नीचे चलते हैं. यहाँ पे आपको फंड के रिटर्न दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, एंड इस फंड का कंपैरिजन दिखेगा बेंचमार्क के साथ, कैटेगरी एवरेज के साथ. तो मैं ये चीज़ें ज़रूर देखती हूँ कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू इट्स बेंचमार्क एंड इन कंपैरिजन टू इट्स कैटेगरी एवरेज. तो यहाँ पे ये जैसे टेक्सचुअली लिखा हुआ है, ये सेम चीज़ मैं देखती हूँ ग्राफ के तौर पे भी, बिकॉज वो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड रहता है. एंड ये आपको मॉर्निंग स्टार में देखने मिल जाएगा. यहाँ पे देख लीजिए, ये अगेन ये वही फंड है निपॉन टैक्स सेवर फंड. एंड यहाँ पे इस ग्राफ में क्लियरली दिखता है कि फंड का ब्लू लाइन है, कैटेगरी का येलो लाइन है, एंड इंडेक्स का रेड लाइन है. तो कैटेगरी में बेटर परफॉर्मिंग फंड्स भी हैं. तो आप प्लीज सोच लीजिए कि आपको इस फंड के लिए जाना भी है या नहीं. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द प्रीवियस वेबसाइट दैट वाज रूपी वेस्ट. नीचे आपको कुछ MF रेशियोज देखने मिलेंगे. अगेन मैं ये रेशियोज देखती हूँ तो स्टैंडर्ड डिविएशन रेशियो बताता है कि जो एवरेज है, लाइक एवरेज रिटर्न है फ्रॉम दिस फंड, उससे आपका रिटर्न कितना डिविएट कर सकता है. लाइक द फंड दैट यू आर चूजिंग राइट नाउ विच इज निपॉन टैक्स सेवर फंड, वो कितना पॉजिटिव जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है एवरेज से, एंड कितना नीचे आ सकता है एवरेज से. ओके, एंड व्हाट इज द बीटा. तो मार्केट अगर 1% से फॉल होता है तो तुम्हारा फंड कितने % से फॉल होगा वो बीटा बताता है. वैसे शार्पे रेशियो है कि पर यूनिट ऑफ रिस्क एक्स्ट्रा लेने के लिए कितना रिटर्न एक्स्ट्रा आपको मिलता है. अल्फा बताता है कि है ना, अगर बेंचमार्क का कोई रिटर्न है उस बेंचमार्क के कंपैरिजन में आप कितना एक्स्ट्रा कमा पा रहे हो, तो वो अल्फा से आपको पता चल जाएगा. ओके, नाउ यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन, ये देखिए इनकी भी रेटिंग है, यहाँ पे इन्होंने दिया है 1 इस रेटिंग को. तो आप ये देख सकते हैं, बट मैं ये बोलूंगी कि हमेशा ये देखिए लेकिन अपना एनालिसिस जरूर करिए फंड का. जिस तरीके से मैं बता रही हूँ एटलीस्ट वो वाले तो बेयर मिनिमम है गाइज, उतने तो देखिए ही. तो यहाँ पे ये फंड का AUM दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है, प्लस एवरेज दिया हुआ है कि कितना रिटर्न लेके आ रहे हैं. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि SBI ने कंपेरेटिवली अच्छा परफॉर्म किया, और उससे भी अच्छा क्वांट का टैक्स प्लान
फंड जो है वो और अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिटर्न वाइज अगर आप देखें तो। बाकी उनका भी आपको ये सब देखना चाहिए कि रिटर्न तो भैया एक्स्ट्रा दे रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिस्क एक्स्ट्रा नहीं आता है। हर रिटर्न के बदले में रिस्क कुछ ना कुछ मिलता ही है। अब ये देखना है कि कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। हो सकता है कि प्रॉपरली मैनेज किया हो तो फिर कैटेगरी एवरेज जितने रिस्क ले रहे हो, लेकिन क्या पता कि रिस्क कितना ज्यादा है। तो वो सब फैक्टर्स जरूर देखे, तो आपको उसके लिए ये एमएफ रेशियोज देखने ही पड़ेंगे ताकि आपको पता चले कि रिटर्न तो एक्स्ट्रा है बट उसके साथ साथ कितना एक्स्ट्रा रिस्क मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आई थिंक वॉट एवर पॉइंट्स आई हैड कवर्ड दैट आई सी ड्यूरिंग द वीडियो, आई हैव ऑल्सो शोन यू हियर कि यहाँ पे आप आके कैसे इसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसने कुछ वैल्यू एडिशन किया हो आपकी नॉलेज में। अगर यस तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें। ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं म्यूचुअल फंड रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं। आई विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।